नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलते हैं कि आप उस खबर के मास्टर हो, और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी पाठशाला को देखते हैं। देश भर से हमें यह जानकारी मिल रही है। सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर है। मोदी के 8 वार, लेकिन पीएफआई अब भी कैसे जिंदा है। सही सुन रहे हैं आप, पीएफआई अब भी जिंदा है। कैसे, आज आपको बताऊंगा पाठशाला में। पीएफआई का ऑक्टोपस आपको बताएगा आतंक की पूरी कहानी कि यह बैन कैसे लगा, क्यों लगा और किस आधार पर लगा। पीएफआई बैन की एक एक वजह बताने वाला कंप्लीट चैप्टर लाया हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पीएफआई वर्सेस आरएसएस का चैप्टर भी लाया हूं जो बताएगा कि आरएसएस बैन क्यों नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि पीएफआई बैन किया तो संघ को भी करो, आरएसएस को भी करो। क्यों आरएसएस बैन नहीं हुआ, आज जरा कंपैरिजन करके बताऊंगा। इसके अलावा कुछ लोग जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भारत अगर इस्लामिक राष्ट्र बना तो क्या होगा, यह बताना वाला चैप्टर भी है। साथ ही युद्ध रूस और यूक्रेन का चल रहा है, लेकिन 75 लाख लोगों की जान कैसे यूरोप में आफत में फंस गई है। जान जाने का खतरा, 75 लाख लोग यूरोप में जान जा सकती है। कैसे, आज आपको बताऊंगा। वो घर जहां 2-2 लाख रुपए का बिजली बिल आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, किसका किसका घर है जहां 2-2 लाख रुपए का बिजली बिल आने वाला है। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 16 नेताओं की एक खास टीम बनाई है। इसे सुपर 16 कहा जा रहा है। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। इसके अलावा गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल, जो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास कार्यों की भी निगरानी रखते हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। दिल्ली एक्साइज घोटाले में ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है। समीर महेंद्रू बड़े शराब कारोबारी हैं। समीर महेंद्रू पर करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने विजय नायर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गुजरात में हार की आशंका से बीजेपी परेशान है और इसलिए बदले की राजनीति कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली आने को लेकर सस्पेंस जारी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता सचिन पायलट पहले से दिल्ली में मौजूद हैं और इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राजस्थान में कोई संकट नहीं है, अगले 1 या 2 दिन में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव ने गहलोत पर कहा है कि जो नेता अपने विधायक नहीं संभाल पा रहा वो पार्टी क्या संभालेगा। केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना अगले 3 महीने तक और चलती रहेगी। आज कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला हो गया। मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा होता है और यह योजना 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब यह योजना दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को जो राहत मिली है उसके बारे में बता दूं। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने पर फैसला हो गया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में कल से एक बार फिर सुनवाई शुरू हो जाएगी। वाराणसी के जिला जज कल हिंदू पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई करेंगे जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। हिंदू पक्ष का मानना है कि कार्बन डेटिंग के बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस को अहम सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस फुटेज में दिख रहा है कि अंकिता मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के साथ बाइक पर बैठी हुई जा रही है। बाइक बैराज के पास रुकती है और वहां स्कूटी पर अंकित और सौरभ आते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद अंकिता का मर्डर हुआ था। इस मामले में अंकिता के परिवार वालों का दावा है कि इस केस का मुख्य गवाह गायब हो गया है, जिसके पास अंकिता के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी उसका वीडियो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। विशेष पीएम मोदी ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। लता मंगेशकर चौक को 40 फीट लंबा और 12 मीटर ऊंचा ऊंची वीणा की मूर्ति के साथ डिजाइन किया गया है, जिसका वजन 14 टन है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह चौक कई सांस्कृतिक स्थलों के केंद्रीय बिंदु के तौर पर काम करेगा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। सेना में 40 साल काम करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल पिछले साल रिटायर हुए थे। जनरल बिपिन रावत के बाद वो देश के दूसरे सीडीएस होने वाले। पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई थी। सीडीएस का काम संभालने के साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव के तौर पर भी काम करेंगे।
दिन भर की खबरों का रिवीजन हो गया, कोई खबर आपसे छूटती नहीं पाठशाला में। और अब वक्त है पहली क्लास का, और इसमें पीएफआई के ऑक्टोपस का चैप्टर, जो पीएफआई के आतंक की पूरी कहानी बताएगा। हम लगातार पीएफआई की आतंकी गतिविधियों के बारे में आपको बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। भारत सरकार ने आखिरकार पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया, लेकिन जैसे ही पीएफआई पर बैन लगा, कुछ लोग ये कहने लगे कि पीएफआई को बैन कर दिया, आरएसएस को क्यों नहीं किया भाई। और ये भी कहने लगे कि बिना सबूतों के, बिना जांच पूरी हुए कैसे पीएफआई पर बैन लगा दिया। कुछ लोग इसमें मुसलमानों को टारगेट करने वाला पुराना नैरेटिव लेकर आ गए कि मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए जो पीएफआई के आज हमदर्द बनकर घूम रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक चिल्लाते थे कि पीएफआई बैन क्यों नहीं करती, पीएफआई तो बीजेपी की बी टीम है। आज बैन हो गए तो मुस्लिम एंगल, ये एंगल, वो एंगल ढूंढ लिए। आज उन सभी लोगों को इस चैप्टर में बताऊंगा कि पीएफआई अगर ऐसे ही चलता रहता तो ये लोग देश को क्या से क्या बना देते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफआई पर 2 वार किए, जिससे उसकी कमर टूट गई। क्योंकि सिर्फ पीएफआई ही नहीं, पीएफआई से जुड़े वो 8 संगठन भी बैन किए गए जो पीएफआई के लिए देश भर में नेटवर्क तैयार करते थे और पीएफआई को मजबूत करते थे। लेकिन अब भी पीएफआई कैसे जिंदा है ये भी आपको बताऊंगा, पर पहले आपको बताता हूं कि पीएफआई के अलावा उससे जुड़े जिन 8 संगठनों को बैन किया गया, क्योंकि पीएफआई के बारे में तो आप बहुत सुन रहे हैं, वो 8 संगठन कौन हैं जिन्हें बैन किया गया है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जो पीएफआई का ऑक्टोपस आप देख रहे हैं, इन संगठनों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन शामिल था। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको भी बैन कर दिया गया है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, इसको बैन कर दिया गया है। NCHRO यानी नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पीएफआई का संगठन, इसको भी बैन कर दिया गया। नेशनल विमेंस फ्रंट बैन, जूनियर फ्रंट बैन, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन बैन, रिहाब फाउंडेशन केरल का, उसको भी बैन कर दिया गया। ये 8 ऐसे तंत्र थे पीएफआई के जो एक साथ काम कर रहे थे। यानी आप सिर्फ पीएफआई सुनते थे, लेकिन पीएफआई अगर एक ऑक्टोपस की तरह काम कर रहा था तो उस ऑक्टोपस की 8 भुजाएं थी ये। अब सवाल यह है कि अगर ये 8 भुजाएं थी तो इस पर एक्शन का मतलब क्या है। आपको अब जरा समझाता हूं कि ये 8 एक्शन पॉइंट, जिस तरह से इस नेटवर्क को तोड़ा है नरेंद्र मोदी सरकार ने, आज आपको यह संगठन समझना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दिया कि पीएफआई होता है। अब इस पीएफआई के अंदर क्या क्या है, पहले उसको समझिए। यह संगठन पीएफआई के लिए क्या काम कर रहे थे, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। जैसे पहला है रिहैब इंडिया फाउंडेशन। यह क्या काम करता था भाई, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। यह संगठन 2008 में बना था और यह खुद को एनजीओ बताता है, रिहैब इंडिया फाउंडेशन। एनजीओ मतलब लोगों के लिए अच्छा काम करने वाला। यह दावा करता है कि पिछड़े इलाकों में गरीबों के लिए काम करते हैं। सच क्या है, जो जांच में निकल कर आ रहा है कि यह एनजीओ की आड़ में पीएफआई की फंडिंग का काम देखता था। इसी साल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने इस संगठन के 10 बैंक अकाउंट फ्रीज किए थे। तो जिस पीएफआई के ऑक्टोपस का जिक्र कर रहा हूं, उसका पहला हैंड जो है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, और इसका काम क्या था, फंडिंग देखना। मतलब पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से यह चलेगा, यह फंडिंग देखने का काम था रिहैब इंडिया फाउंडेशन। तभी कह रहा हूं, एक एक चीज को समझिएगा, तब पता चलेगा कि पीएफआई कैसे कैसे काम करता था और यह ऑक्टोपस के 8 हाथ क्या करते थे। दूसरा है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, CFI। अब ये CFI जो है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये पीएफआई का स्टूडेंट विंग है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह दावा करता है कि यह स्कूल कॉलेज में छात्रों के लिए काम करता है। सच क्या बता रही एजेंसीज, सच यह बताया जा रहा है कि यह स्टूडेंट्स को भड़काता था, उन्हें रेडिकल बनाता था। जो मैं आपसे कल भी कह रहा था कि पीएफआई में आरोप यह कि ये लोग टारगेट करते थे कि किसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। तो वो काम किसको दिया, CFI को दिया कि तुम स्टूडेंट्स को पकड़ो, कम उम्र है, इनके दिमाग को ब्रेन वॉश करो। ये एजेंसीज कह रही हैं कि ये काम इसका था।
एंटी सीए प्रोटेस्ट और हिजाब के विवाद में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का बड़ा रोल था। तो अगर इसका काम देखिएगा तो इसका काम क्या था? कट्टर बनाना, कट्टरता फैलाना, कि अगर देश का युवा कट्टर हो गया तो फिर इस्लामिक राष्ट्र बनाना, जो काम करना वो सब आसान हो जाएगा। तो उसके लिए था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सीएफआई। अब आपको ऑक्टोपस के तीसरे हाथ के बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा सीएफआई के बारे में कुछ याद दिलाता हूं। आप याद कीजिए कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद को किसने भड़काया था। ये विजुअल्स आपको याद है ना? इसमें सीधे सीधे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम था। इसी साल जनवरी में उडुपी के जिस कॉलेज में हिजाब का मामला उठा था, उस कॉलेज में हिजाब विवाद को लेकर सबसे पहले कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉलेज की वो छात्राएं बुलाई गई थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से 4 दिन पहले ही कॉलेज से क्लासरूम में हिजाब पहनकर आने की परमिशन मांगी थी, जो परमिशन उन्हें नहीं दी गई। जबकि उस कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे थे कि पिछले 35-40 साल से उन्होंने देखा कि कॉलेज में कोई हिजाब पहनता ही नहीं था, और अगर कोई हिजाब पहनकर आता भी था तो हिजाब हटाने के बाद ही क्लासरूम में बैठता था। लेकिन इस मामले को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने लोगों को भड़काकर आगे बढ़ाया। इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कॉलेज की तरफ से कहा गया था कि हिजाब विवाद कुछ छात्रों ने शुरू किया था और ये छात्र कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पर निष्ठा रखते थे और छात्रों को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट था। अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कट्टरता फैलाना स्टूडेंट्स में, ये किसने शुरू किया? ये काम दिया गया सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। पीएफआई से जुड़ा तीसरा संगठन जो बैन किया गया है उसका नाम है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। अब इसका काम क्या था भाई ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का? समझिए, देखिए कैसे कैसे इन लोगों ने बनाया हुआ था। एक एक काम सौंपा हुआ है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। यह ऑल इंडिया इमाम काउंसिल 2013 में बनाया गया। इसमें उलेमा, इमाम, मुस्लिम स्कॉलर जोड़ लिए गए। भाई, जिसको आप दिमाग में ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं उसको बताइएगा कि मौलाना साहब कह रहे हैं, इमाम साहब कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं, तो उसको लगता है हाँ ये सही कह रहा होगा। यह दावा करता था ऑल इंडिया इमाम काउंसिल कि मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण और विकास के लिए काम करता है। सच क्या था यह बताती हैं एजेंसियां कि यह मुस्लिम समुदाय को कट्टर बनाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं का सहारा लेता था। हाल में इमाम काउंसिल के महाराष्ट्र प्रमुख को आतंकी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा भी गया था। यानी इसका काम क्या था? इसका भी काम था कट्टर बनाना। एक तरफ स्टूडेंट विंग हो गई सीएफआई, वो भी कट्टर बना रही है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। अब कोई स्टूडेंट मान लीजिए कल को कह दे कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तो इमाम साहब बताएंगे, उसके लिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल बना लिया। देख रहे हैं कितना दिमाग से काम चला है। फिर था चौथा संगठन। चौथा देखिए, इसका नाम है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी NCHRO। ये हो गया चौथा। अब ये NCHRO क्या कर रहा है बॉस? ये NCHRO 2007 में बना और खुद को मानवाधिकार संगठन बताता है। यह संगठन पीएफआई से तब से जुड़ा है जब पीएफआई नहीं बना था, और पीएफआई केरल में एनडीएफ के नाम से चलता था, जो मैंने आपको कल बताया था। एनडीएफ की आपराधिक गतिविधियों से ध्यान हटाने के लिए 1997 में फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट बनाया गया। 1998 में फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का नाम बदलकर कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन CHRO कर दिया गया। जब एनडीएफ दिसंबर 2006 में पीएफआई के नाम से आ गई तो 2007 में CHRO का नाम बदलकर NCHRO कर दिया गया, और NCHRO के जरिए पीएफआई वामपंथियों, मुस्लिम संगठनों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को एक मंच पर जुटाती है जो जरूरत के वक्त पीएफआई की मदद कर सके। यानी मदद करने वाला इकोसिस्टम तैयार करना इसका काम है। जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं ना कि कुछ हुआ, अरे ये मानवाधिकार का हनन है, ऐसा कैसे कर दिया, पूरा एक इकोसिस्टम आ जाता है बचाने के लिए। वो इकोसिस्टम इसी NCHRO का एजेंडा था कि इसको तैयार करो। जनवरी 2020 में एंटी-सीए कैंपेन चला और फिर उसके बाद कागज नहीं दिखाएंगे, याद है ना, वो कैंपेन चलाया गया। मानवाधिकार की आड़ में यह संस्था पीएफआई की मदद करती थी और विदेशों से फंड लेकर पीएफआई को देती थी। तो ये NCHRO का काम क्या हो गया?
इकोसिस्टम बनाओ, वो इकोसिस्टम जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बचाने के लिए उतर जाएगा कि ये क्या कर रहे हो, इसको छूना मत। ये काम था इनका, ये एनसीएचआरओ का। इसमें वकीलों को भी जोड़ लेते थे, फिर अपने एजेंडे के लिए उनसे दंगे और आतंक के केस में पकड़े गए आरोपियों के केस लड़वाए जाते थे। पीएफआई के नेटवर्क ने 2008 में बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट में पकड़े गए अब्दुल नजीर मदनी का केस लड़ा, 2002 के गुजरात दंगों के केस लड़े, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों के केस लड़े। अलग अलग राज्यों में हिंसा और दंगे के आरोपी मुसलमानों को पीड़ित बताकर उनके केस किसने लड़े? उन्हीं वकीलों ने जो इसके अंदर आते थे, एनसीएचआरओ के अंदर। देख रहे हैं कैसा पूरा नेटवर्क, इकोसिस्टम काम कर रहा था पीएफआई का। नरेंद्र मोदी ने ऑक्टोपस के 8 हाथ काट दिए, एक बचा है, उसके बारे में अभी बताऊंगा। पीएफआई के नेटवर्क में एक और संगठन का नाम है जो बैन हुआ है, और वो संगठन है नेशनल विमेंस फ्रंट। यहां एक और हो गया, नेशनल विमेन फ्रंट। इसका क्या काम है भाई? वैसे तो नाम से बहुत कुछ क्लियर है, लेकिन यह पीएफआई का महिला विंग है। इसका हेडक्वार्टर केरल के कलिकट में है। दावा यह है कि यह महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। एजेंसीज कह रही हैं कि सच यह है कि इनका काम मुस्लिम महिलाओं को कट्टर बनाना है। इस संगठन का काम है विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाओं को आगे करना। इस संगठन का काम है हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना। केरल में धर्म परिवर्तन के चर्चित हदिया केस में इसी संगठन का बड़ा रोल था। नेशनल विमेंस फ्रंट का नाम हदिया केस में आया था। आपको कुछ लोगों को याद नहीं होगा हदिया केस क्या था। हदिया दरअसल केरल की एक हिंदू लड़की थी जो बाद में मुस्लिम बन गई। हदिया का नाम अखिला अशोकन था, जो सलेम के एक होम्योपैथी कॉलेज में पढ़ती थी। ये लड़की है, वो हिंदू लड़की थी। इसी बीच अखिला 2016 में अचानक एक दिन घर से गायब हो गई। उसके पिताजी को लगा कहां गई, पूरा ढूंढे वगैरह, जोर लगाया ढूंढने पे, नहीं मिली तो कोर्ट में अर्जी लगाई कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है भाई। बाद में पता चला कि अखिला ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम अखिला से बदलकर अब हदिया हो गया है। इस केस में नेशनल विमेंस फ्रंट का नाम इसलिए आया क्योंकि घर से गायब होने के बाद हदिया सत्य सारणी नाम की संस्था के पास पहुंची, जो संस्था पीएफआई ही चलाता है और जिसे पीएफआई का धर्मांतरण सेंटर कहा जाता है। सत्य सारणी में हदिया नेशनल विमेंस फ्रंट की अध्यक्ष एएस जैनबा के साथ ही रहती थी। हदिया की शादी भी मुस्लिम युवक शफीन जहान से करवा दी गई, जो पीएफआई और एसडीपीआई का सदस्य था। नेशनल विमेंस फ्रंट पर आरोप लगता रहा है कि इसके जरिए पीएफआई धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता है और केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों को टारगेट करता है। तो पीएफआई के ऑक्टोपस नेशनल विमेन फ्रंट, इसका काम क्या हो गया? धर्मांतरण और कट्टरता। यह हो गया पीएफआई के ऑक्टोपस का 5वां हाथ। बहुत एक्टिव था नेशनल विमेंस फ्रंट। नेशनल विमेन फ्रंट के फेसबुक और ट्विटर पेज पर कई ऐसे पोस्टर हैं जिसमें हिजाब का समर्थन किया गया है और इन पोस्टर के जरिए मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के लिए कहा गया कि पहनो पहनो, उकसाया गया। मतलब जैसे ऐसा दिमाग में भर जाए कि बिना इसके स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहिए। ऐसा संगठन जो हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाता है, ऐसा संगठन जो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए उकसाता है, उस संगठन के कार्यक्रम में कौन गया था पता है? हामिद अंसारी। जो हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनको इस देश में बड़ी दिक्कतें हैं। आपको याद होगा ना, कई जगह इंटरव्यू देके कहते हैं कि मुझे इस देश में दिक्कत लगती है, डर लगता है वगैरह वगैरह। वो हामिद अंसारी पीएफआई के कार्यक्रम में गए। साल 2017 में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पीएफआई से जुड़े संगठन नेशनल विमेंस फ्रंट, जो अभी आपको बता रहा हूं कि कट्टरता और धर्मांतरण फैलाने का उस पर आरोप है, जो बैन कर दिया सरकार ने, उसके कार्यक्रम में गए। केरल के कोझिकोड में इस कार्यक्रम में पीएफआई का तत्कालीन चेयरमैन ई अबू बकर भी शामिल हुआ था। एक तस्वीर में हामिद अंसारी पीएफआई के चेयरमैन को सम्मानित करते दिख रहे हैं। तो जो पीएफआई नरेंद्र मोदी बैन कर रहे हैं, उसको इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति सम्मानित कर रहे थे। अब यह गजबे है कि पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है? पीएफआई ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। भाई उनको तो वैलिडेशन मिल गया ना भाई कि देश का पूर्व उपराष्ट्रपति हमको सम्मानित कर रहा है, देखिए हम कितने अच्छी संस्था हैं। उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उस वक्त हामिद अंसारी के इस कार्यक्रम में आने पर बहुत विवाद भी हुआ था।
पीएफआई ने ऐसे सभी संगठन इसलिए बनाए थे क्योंकि इनके जरिए वो अलग अलग कम्युनिटी में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सके। जैसे यूथ हो गया, छात्र, महिलाएं, इमाम, वकील, दलित, पिछड़े, सबको जोड़ लो और इन सभी कम्युनिटीज के बीच इन संगठनों के जरिए पीएफआई अपनी पैठ बना सके। इन संगठनों का मकसद था कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, अपना प्रभाव बढ़ाया जाए और फंड जुटाने की क्षमता को भी बढ़ाया जाए। इन अलग अलग फ्रंट के लिए पीएफआई हब की तरह काम करता था। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन सार्वजनिक तौर पर तो यही बताते थे कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, लेकिन सीक्रेट एजेंडा था ना बॉस, एक खास समुदाय को कट्टर बनाओ। इनका सीक्रेट एजेंडा था कि देश के लोकतांत्रिक सेटअप को कमजोर कर दो। इनका सीक्रेट एजेंडा था कि एक खास समुदाय को संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर दो। लेकिन पीएफआई का जो संगठन बैन से बच गया, आज उसके बारे में भी आपको बताता हूं, जिसके बारे में कह रहा हूं कि अभी 8 हाथ ऑक्टोपस के काट दिए नरेंद्र मोदी ने, लेकिन एक हिस्सा रह गया है और इसलिए पीएफआई अब भी जिंदा है। और वो नाम क्या है जो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? वो संगठन है जो बैन अभी नहीं हुआ, उसका नाम है एसडीपीआई। ये है पीएफआई का संगठन, जिसका फुल फॉर्म है सोशल डेमोक्रेटिक, पी से पार्टी और आई से ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। यह है एसडीपीआई। हम इसे खतरनाक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के पास अलग अलग ताकत होती है। अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो एसडीपीआई सत्ता तक पहुंच जाएगी और देश को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। 21 जून 2009 को यह संगठन बना। 13 अप्रैल 2010 को एसडीपीआई ने खुद को चुनाव आयोग में रजिस्टर भी करवा लिया। केरल की राजनीति में एसडीपीआई की कुछ पैठ है। एसडीपीआई के मुताबिक वो मुस्लिम, दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों के विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। एसडीपीआई का दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्रभाव है। आपको कर्नाटक का उदाहरण बताता हूं। अच्छा, जिन लोगों को एसडीपीआई से कनेक्ट नहीं पता चल रहा हो कि कौन एसडीपीआई, वो जो नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ था, जिसमें नुपुर शर्मा को एक व्यक्ति की बात बुरी लगी थी, एक पैनलिस्ट की, उसका नाम था तस्लीम रहमानी। वो तस्लीम रहमानी एक जमाने में किस पार्टी में था पता है? इसी एसडीपीआई में था। ये है वो आदमी तस्लीम रहमानी। याद है ना इसने किस तरीके से शिवलिंग का अपमान किया? नुपुर शर्मा ने कहा पलटकर, तो उस पर पूरा हंगामा हुआ। नुपुर शर्मा आज तक अज्ञातवास में जी रही हैं। ये भाई साहब बाहर आराम से घूम रहे हैं। ये भाई साहब एक जमाने में, अब छोड़ दिया, एक जमाने में ये भी एसडीपीआई में थे। अब समझ में आ गया सब। और एसडीपीआई के टिकट पे भाई ने चुनाव भी लड़ा था इन्होंने। अब समझ में आ रहा होगा कि उस दिन जो बातें ये कह रहे थे वो दिमाग में कहां से आती। खैर, ये आदमी का चेहरा इसलिए दिखाया, मैं तो बुलाता भी नहीं शो में, दिखाता भी नहीं शो में, लेकिन आपको कनेक्ट एसडीपीआई क्या है क्या नहीं है इसका चेहरा देख के आपको समझ में आ जाएगा। कर्नाटक के शहरी निकाय चुनाव में वहां के तटीय इलाकों में एसडीपीआई को बड़ी कामयाबी मिली थी और वहां पर 5 सीटें एसडीपीआई ने जीती थी। इसी तरह से कर्नाटक के ग्राम पंचायत चुनाव में दक्षिण कर्नाटक, कोडगु और हासन जिलों में एसडीपीआई को कई जगहों पर जीत मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में एसडीपीआई ने सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। 2019 में भी बेंगलोर की शिवाजी नगर सीट पर हुए उपचुनाव में एसडीपीआई के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन कर्नाटक में हिजाब जैसे विवाद के जरिए एसडीपीआई ने बड़ी संख्या में उन मुस्लिम वोटर्स को खींचने की कोशिश की जो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। इसी तरह से केरल का उदाहरण है। केरल में 2015 के निकाय चुनाव में एसडीपीआई ने 32 ग्राम पंचायत वार्ड, 7 नगर पालिका वार्ड और 1 नगर निगम समेत 40 सीटें जीती थी। केरल में 2020 के स्थानीय निकाय चुनाव में एसडीपीआई ने 75 पंचायत वार्ड, 18 नगर पालिका वार्ड और 1 नगर निगम समेत 95 सीटें जीती थी। केरल में 2016 के विधानसभा चुनाव में एसडीपीआई 88 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे करीब 1,23,000 वोट भी मिले थे। केरल में 2021 के विधानसभा चुनाव में एसडीपीआई 40 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे करीब 75,000 वोट मिले। केरल में एसडीपीआई मुख्य तौर पर कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के मुस्लिम वोट काटती रही
और एक तरह से सीपीएम को फायदा पहुंचाती रही है। इसलिए केरल में कांग्रेस और आईयूएमएल पीएफआई पर बैन का स्वागत कर रहे हैं। सीपीएम सरकार चुप है। एसडीपीआई को चंदा कितना मिलता है? एक पार्टी जो एक दो राज्य में है उसका चंदा सुनिए। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक एसडीपीआई को 2018-19 में अब तक 11 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिल गया है। 11 करोड़ का चंदा। एक पार्टी जिसका इस देश में बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना। पीएफआई पर बैन लग गया, उसके 8 संगठन बैन हो गए, लेकिन एसडीपीआई को बैन नहीं किया गया। अब आप कहेंगे इसकी वजह क्या है? नरेंद्र मोदी ने यह चीज कैसे छोड़ दी? ये तो बहुत घातक है। इसकी वजह आपको बताता हूं। क्योंकि एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इस पर बैन लगाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। एसडीपीआई पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार को चुनाव आयोग से बात करनी होगी और इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार अगर ऑक्टोपस के 8 हाथ काट रही है तो जो उसका ब्रेन है उसको नहीं छोड़ेगी। लेकिन एसडीपीआई का रोल हर मामले में दिखता रहा है। आप याद कीजिए दिल्ली के शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को। यह प्रोटेस्ट सीए के खिलाफ महीनों तक चला। इसमें मुख्य तौर पर मुस्लिम महिलाएं शामिल थी। महिलाओं को ही आगे किया गया था। कल दिल्ली में एनआईए की जो रेड हुई थी उसमें शाहीन कौसर नाम की महिला भी पकड़ी गई, जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट के मुख्य चेहरों में से एक थी। शाहीन कौसर शाहीन बाग में एक स्कूल चलाती है और वो किससे जुड़ी है? एसडीपीआई से। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के पीछे एसडीपीआई था। उस वक्त एसडीपीआई के ट्विटर अकाउंट से शाहीन बाग के समर्थन में पोस्ट जाते थे। जनवरी 2020 का एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। इसमें लिखा है, स्टैंड विथ शाहीन बाग, रिजेक्ट सीएए, एनआरसी एंड एनपीआर। देख रहे हैं? वहां के मंच की फोटो लगाई गई है। एसडीपीआई के ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल से किया गया है। और ये कौन करा रहा था? पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, तो और कौन कराएगा? पीएफआई कराएगा। तो ये लोग देश के लिए कितना खतरा हैं, ये अब आपको ये डिटेल जानने के बाद पता चलेगा। लेकिन मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया तो कुछ लोगों को दर्द होने लगा और वो इसमें आरएसएस का नाम घसीट कर लिया है कि आरएसएस को बैन करो, जो इन लोगों की पुरानी आदत है। कोई इनसे ये पलट कर नहीं पूछता कि भाई तुम इतने साल सत्ता में रहे, तुम ही कर देते या अपने अपने राज्यों में कर दो अगर इतनी आरएसएस से दिक्कत है। लेकिन चूंकि नैरेटिव सेट करना है, एक वर्ग को यह दिखाना है कि तुमको दबाया जा रहा है, देखो हिंदुओं को बचाया जा रहा है, आरएसएस को बचाया जा रहा है, यह बताने के लिए ये लोग आरएसएस को खींच कर लाते हैं। ऐसे लोग पीएफआई पर बैन के विरोध में यह कह रहे हैं कि इससे कुछ होगा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएफआई को बैन करना सही नहीं है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि अगर पीएफआई पर बैन लगाए तो आरएसएस को बैन करो। सबसे पहले एक बार असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर बैन लगाना संविधान के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। सुनिए एक बार। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए? कोर्ट का जजमेंट कह रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। इनकी मजबूरी है, कहीं से भी कोई मुसलमान की बात हो जाए, हालांकि इसमें मुसलमान का कनेक्शन नहीं है पीएफआई से, लेकिन पीएफआई में चूंकि लोग पकड़े जा रहे हैं सब मुस्लिम हैं तो इनको बोलना ही बोलना है।
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरएसएस पर भी बैन लगाया जाए, क्योंकि ऐसा संदेश न जाए कि सिर्फ मुस्लिम संगठनों को बैन किया गया है। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। मतलब कोई ठोस आधार नहीं है। पीएफआई को कर दिए, मुसलमानों को बुरा लग रहा होगा इनके हिसाब से, तो इसलिए आरएसएस को भी कर दीजिए। पीएफआई की बात करने पर जो लोग आरएसएस का नाम लेने लगते हैं, उन्हें मैं आज बताऊंगा कि आरएसएस जैसे संगठन का होना किसी भी देश के लिए क्या होता है। उन्हें आज मैं बताऊंगा कि कैसे आरएसएस ने अपने 97 साल के इतिहास में जब जब देश पर संकट आया तो आरएसएस और उसके स्वयंसेवकों ने कोई परवाह किए बिना देश की सेवा की है। जो लोग चाहते हैं आरएसएस बैन हो और पीएफआई से तुलना करते हैं, आज पीएफआई वर्सेस आरएसएस देखें। देश के बंटवारे के बाद जब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए यही आरएसएस था जिसने 3000 राहत कैंप लगाए थे। 1954 में दादरा नगर हवेली जब पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद हुआ तो इसमें आरएसएस का लीड रोल था। आरएसएस के नेता विनायक आप्टे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने सिलावासा पर हमला बोलकर वहां तिरंगा फहराया था। बॉस, ये आरएसएस को बैन करवाना चाहते हैं लोग। इसी तरह से 1955 में संघ ने गोवा की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। जो लोग कहते हैं कि इन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, अरे थोड़ा पढ़िए। 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने मदद की। आर्मी मूवमेंट के दौरान रास्तों की निगरानी करता था आरएसएस। सेना को आपूर्ति और रसद पहुंचाने में मदद की थी। शहीदों के परिवारों का ध्यान रखने के लिए संघ ने पूरी कोशिश की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वयंसेवकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे से बर्फ हटाने का काम किया। घायल जवानों के लिए स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। युद्ध के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाला। और सिर्फ इसलिए कि पीएफआई बैन होने से सो कॉल्ड कुछ लोगों को लगता है, जो इस देश के अपने आप को रहनुमा बताते हैं, कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए ऐसे आरएसएस को बैन कर दें। 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस लड़ा और इसलिए इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया। संघ स्वयंसेवकों ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। जो लालू यादव कह रहे हैं कि इन पर इमरजेंसी के वक्त बैन लगा था, वो लालू यादव खुद इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे, खुद अंडरग्राउंड रहते थे। आज सब भूल गए और कह रहे हैं आरएसएस पे तो बैन लगा था। ये नहीं बताते कि क्यों बैन लगा था। स्वयंसेवकों ने आपातकाल के विरोध में पोस्टर लगाए, जेल में बंद विपक्षी नेताओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। बाद में जनता पार्टी के गठन के लिए भी संघ ने प्रयास किए थे। इसके अलावा 1971 में ओडिशा चक्रवात, 1984 में भोपाल गैस कांड, 1984 का सिख विरोधी दंगा, 1999 का कारगिल युद्ध, 2001 में गुजरात भूकंप, 2004 में सुनामी, 2013 केदारनाथ आपदा। इन सभी आपदाओं के बाद राहत और बचाव में संघ ने बड़ी भूमिका निभाई। और ये लोग कहते हो बैन कर दो। अरे जो बैन की बात कर रहे हैं ना, वो कभी ये करके दिखाएं, पहले इतना काम करें देश के लिए, उसके बाद बोले कि बैन कर दो। और पिछला छोड़ो बॉस, मैं तो कोविड का बताता हूं। जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था तो उस समय भी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, लोग घर में थे ना, आरएसएस के स्वयंसेवक क्या कर रहे थे, वीडियो देखिए। हवाई बात नहीं है। कोविड के दौरान आरएसएस के 5 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक लोगों की मदद कर रहे थे। लालू यादव कहां थे, उनका परिवार कहां था, अखिलेश यादव कहां थे, कोई पूछे? आरएसएस के स्वयंसेवक सड़क पर उतरकर जान की परवाह किए बिना मदद कर रहे थे कोविड के समय। देश में 92,000 से ज्यादा जगहों पर सेवा के केंद्र खोले गए। 60,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। 240 से ज्यादा कोविड अस्पतालों में संघ कार्यकर्ताओं ने सेवाएं दी।
आरएसएस ने देश भर में 483 दवा मेडिकल सहायता केंद्र खोले। 5 करोड़ से ज्यादा खाने के पैकेट देश भर में बांटे आरएसएस ने। मजदूरों के पलायन के वक्त 1778 जगहों पर आरएसएस ने राहत के कैंप खोले। देश भर में 935 रेल और बस सहायता केंद्र खोले गए। जरूरतमंदों के लिए करीब 2 लाख अस्थायी निवास की व्यवस्था की। 74 लाख परिवारों को राशन सामग्री बांटने में मदद की। 44 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मदद की। आरएसएस स्वयंसेवकों ने देश भर में 90 लाख मास्क बांटे। देश भर में 2442 वैक्सीनेशन कैंप भी संघ चला रहा है। अरे बॉस, इतना करो पहले, उसके बाद बोलना कि इसको बैन कर दो। और इसको बैन कर दें सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा तुष्टीकरण चले। इसको बैन कर दें इसलिए क्योंकि तुम्हारा फर्जी सेक्युलरवाद जो है वो परवान चढ़े एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए। और वो जो उस वक्त राशन बांटते वक्त, कोविड के वक्त, खाना खिलाते वक्त, मदद करते वक्त ना हिंदू देख रहे थे ना मुसलमान देख रहे थे, उनको तुम्हारे लिए, तुम्हारे वोट बैंक को खुश करने के लिए बैन कर दें। ये पीएफआई कर रही थी। निकाले विजुअल, दिखाए पीएफआई ये कर रही थी कि नहीं कर रही थी। कोविड महामारी के दौरान सिर्फ आरएसएस नहीं बल्कि उसके सहयोगी संगठनों के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों की मदद की। आरएसएस के बारे में जो लोग भ्रम फैलाते हैं उन्हें आरएसएस के बारे में पता ही नहीं है। देश में 50 लाख लोग आरएसएस से जुड़े। हर दिन 61,000 शाखाएं लगती हैं। 21,000 वीकली मीटिंग्स होती हैं। विद्या भारती 12,000 स्कूल चलते हैं। 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं इसमें। वनवासी कल्याण आश्रम देश के 323 जिलों में 52,000 गांवों में यह सेवा चलती है। आदिवासियों के लिए 10,480 स्कूल जिनमें 18 लाख स्टूडेंट हैं। सेवा भारती 5,000 हेल्थ केयर सेंटर जरूरतमंदों की सेवा के लिए आरएसएस चलाता है। 27 राज्यों में गरीब बच्चों के लिए 6,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। आरएसएस बैन कर दो। तुम चलाओगे, तुम करोगे ये सब। अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, कट्टरपंथी सोच के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए पीएफआई ने अपने समर्थकों के एक फॉर्मूला भी बेच दिया। अब क्लियर है ना कि आरएसएस क्यों बैन नहीं हुआ, पीएफआई क्यों हुआ। ये सब नैरेटिव से बचा कीजिए। इसे कहता हूं पाठशाला में आइएगा, कंप्लीट क्लास सुनिएगा, तब समझ में आएगा कि कैसे फर्जी नैरेटिव से बचना है। अच्छा, पीएफआई एक फॉर्मूला बेच रहा था समर्थकों के लिए कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। कट्टरपंथी सोच वाले लोग इस वजह से भी पीएफआई से जुड़े। लेकिन इस देश में या पूरी दुनिया में जिसे भी लगता है कि किसी देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से उस देश की सारी समस्या दूर हो जाएगी और इस्लामिक राष्ट्र बनते ही शांति की स्थापना हो जाएगी, उन्हें एक कड़वा सच बताता हूं। अंतरराष्ट्रीय हालात और अलग अलग देशों के हालात पर रिसर्च करने वाली संस्था है पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओस्लो। इसने 1946 से 2013 के बीच इस्लामिक राष्ट्र के हालात पर रिसर्च की। अब जो लोग सोचते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा तो यहां अद्भुत हो जाएगा, उनको मैं बताता हूं कि यह रिसर्च क्या कहती है। इस रिसर्च में क्या पता चला, सुनिए। दुनिया में कुल इस्लामिक राष्ट्र कितने हैं? कुल इस्लामिक राष्ट्र जहां इस्लाम चलता है, इस्लाम का कानून चलता है, शरिया कानून चलता है, ऐसे देश हैं 57 देश जहां इस्लामिक कानून चलता है। इनमें से रिसर्च कितने पर हुई? रिसर्च हुई 50 देश पर। इन 57 में से 50 पर रिसर्च हुई। उस रिसर्च में क्या निकला? उस रिसर्च में यह निकला कि इन 50 इस्लामिक देशों में से 36 देश ऐसे हैं जहां पर क्या चल रहा है? वहां गृह युद्ध चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी अपने में ही लड़े मरे जा रहे हैं। 50 इस्लामिक देश में से 36 इस्लामिक देश अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां कोई हिंदू नहीं है, वहां कोई बीजेपी नहीं है, वहां कोई आरएसएस नहीं है, लेकिन आप लड़े मरे जा रहे हो अपने में। और यहां लोग चाहते हैं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। गृह युद्ध चल रहा है बहुत उन 36 देशों में, यानी करीब करीब 72% देश हो गए इस्लामिक राष्ट्र जहां पर आंतरिक कलह चल रही है। आंतरिक कलह का मतलब है कि यहां पर आर्थिक सामाजिक स्थिरता नहीं है, अशांति है।
साल 2012 में पूरे दुनिया में हथियारों के साथ 6 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। 2012 में 6 आंतरिक कलह, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुई 2012 में। और ये सभी 6 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहां हुई? ये सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज में हुई। एक भी दूसरा देश नहीं था, वो सारे देश जहां शरिया कानून चल रहा है, जहां इस्लाम माना जाता है, वो सारे देश थे इस्लामिक देश जहां आंतरिक कलह हुआ 2012 में। आपका कोई बाहरी दुश्मन नहीं है बॉस, ये नैरेटिव आपके दिमाग में भरा जाता है। भारत से बेहतर जगह नहीं है मुसलमानों के रहने के लिए, ये समझिए। और इसलिए है क्योंकि ये देश सेक्युलर है, यहां बहुसंख्यक हिंदू है जो शांति में, सौहार्द में विश्वास रखता है। इस बात को समझिए। और जो 6 देश बता रहा हूं जहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे देश शामिल हैं। इन 6 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में 9 रेबल ग्रुप शामिल थे। 9 रेबल ग्रुप इसमें शामिल थे। और इन 9 रेबल ग्रुप में, यानी जो विरोध कर रहे थे, उसमें से 7 ऐसे थे जो इस्लामिक विचारधारा को मानते थे। अब बताइए, मतलब सबकी विचारधारा भी एक है, फिर भी आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। यह होगा इस्लामिक राष्ट्र अगर भारत बनेगा तो। इस्लामिक राष्ट्र, टर्की के राष्ट्रपति ने साल 2019 में यह कहा था, टर्की के राष्ट्रपति में इस्लामिक राष्ट्र 2019 में क्या बोले? दुनिया के सभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में से 60% कॉन्फ्लिक्ट कहां हो रहे हैं? मुस्लिम देशों के अंदर हो रहे हैं। यानी आपस में आप लड़ रहे हैं। 60% कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहे हैं मुस्लिम देशों में। दुनिया के एक मुस्लिम देश का राष्ट्रपति कह रहा है, कोई हिंदू कह देगा तो आप कहेंगे अरे ये तो बदनाम करने के लिए कर रहा है। ये होता है इस्लामिक राष्ट्र बनने का मतलब। और इसीलिए शुक्र मनाइए कि भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, एक सेक्युलर राष्ट्र है। और जो लोग आपके दिमाग में ये जहर भरना चाहें कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उनको दिखाइए, उनको बोलिए कि अगर देश में इस्लाम आ जाने से अगर सब अच्छा होता है तो दुनिया के 50 इस्लामिक राष्ट्र में से जिन पर रिसर्च हुई, उसमें से 36 में इतनी अशांति क्यों है भाई? फोर्ब्स मैगजीन ने भी इस्लामिक देशों पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में यह बताया गया कि कैसे तेल और गैस के भंडार होने के बावजूद इस्लामिक देश उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए। फोर्ब्स ने इसकी वजह यह बताई कि इस्लामिक देशों में मॉडर्न इस्लामिक विचारधारा को एंटी साइंस और एंटी इंटेलेक्चुअल माना गया। इस्लामिक देशों में एजुकेशन का झुकाव साइंटिफिक होने की बजाय धार्मिक है। महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है। ईरान और अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो इसका उदाहरण है। इस्लामिक देशों के रहनुमाओं को यह लगता है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, इसलिए वर्क फोर्स में उनका योगदान काफी कम होता है। यह फोर्ब्स मैगजीन ने कहा इन इस्लामिक राष्ट्रों के बारे में कि बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी आप कमाल नहीं कर सके क्योंकि इधर ताला लगा के रखा है। आप इस्लामिक देशों का उदाहरण देखिए, मैं आपको बताता हूं। इसको देखिए कि इस्लामिक राष्ट्र की क्या हालत है। इस्लामिक देश और उनकी हालत देखिए आप। पड़ोस में है पाकिस्तान, इसकी हालत क्या है आज की डेट में? मुसलमानों के लिए देश बना था ना। इसकी हालत यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से 1.17 अरब डॉलर का लोन अप्रूव हुआ है। कब? इसी अगस्त में। कर्जे में डूबा हुआ देश है बांग्लादेश, एक और इस्लामिक देश। इसकी हालत क्या है? 4.5 अरब डॉलर का लोन मांगा है, यह भी कर्ज में है, कर्ज में डूबा हुआ है। यानी इस्लामिक देश होने का मतलब यह गारंटी नहीं है कि आर्थिक तरक्की भी हो जाएगी। उल्टे ये देश दिवालिया हो रहे हैं, लोन लेकर चल रहे हैं। और इसलिए ये लोग सोचते हैं, ये खुद अपने यहां ये सब करते हैं
ना आर्थिक तरक्की करते हैं, ना शांति है, ना महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। और क्या करते हैं भाई, सरकारें चलानी है तो पाकिस्तान में क्या करो, वहां के आवाम में भर दो कि तुम इंडिया जाओ, बम बन के फट जाओ, हम इंडिया को भी मिला लेंगे, हम कश्मीर को भी मिला लेंगे। तुम अपना पहले देश चलाओ ना यार, कर्जे में तो डूबे हुए हो। कश्मीर तुम क्या चलाओगे? कश्मीर हम चला ना रहे, खुलना गया मल्टीप्लेक्स। आओ किसी दिन तुम्हें फिल्म दिखाते हैं, उरी कैसे तुम्हारे यहां घुस के मार दिया था। तो भूल जाइए इस्लामिक राष्ट्र, गर्व कीजिए, गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चलता है। नहीं तो बीमार हो करियो क्या? राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बुजुर्ग शख्स को बुरी तरह पीटा गया। खेतों के बीच इस बुजुर्ग शख्स को कुछ लोगों ने घेर लिया और तभी उनमें से एक शख्स इस पर एक के बाद एक घूंसे बरसाने लगा। बुजुर्ग खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसको पीटने वाले शख्स को इन पर जरा भी रहम नहीं आया और वो लगातार अपने हाथों से उसे पीटता रहा। पिटाई से बेहाल होकर ये बुजुर्ग शख्स जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी बेरहमी से उसकी पिटाई जारी रहती है। फिर पिटाई करने वाला शख्स उसे उठाता है और एक बार फिर जमीन पर गिराकर उस पर एक के बाद एक घूंसे और थप्पड़ बरसाने लगता है। नहीं तो बीमार हो करियो क्या? राजस्थान में बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो कमरानिया गांव का बताया जा रहा है। बुजुर्ग पर खेत से कपास चुराने का आरोप था, जिसके बाद खेत के मालिक उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। वे फालतू में ले जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई पुलिस की बेरहमी की तस्वीरें हैं। पुलिस की जीप खड़ी है और एक पुलिस वाला एक युवक को लात और घूंसों से पीट रहा है। तभी बाकी पुलिस वाले एक और युवक को लाते हैं वे फालतू में ले जा और फिर सभी पुलिस वाले इन युवकों को मिलकर बुरी तरह पीटने लगते हैं और फिर जीप में बिठाकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस की इस पिटाई में सुनील नाम का ये युवक बुरी तरह घायल हो जाता है। सुनील की आंख और शरीर के बाकी हिस्सों में गंभीर चोटों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। मामला हजीरा थाना इलाके का है। पीड़ित का आरोप है कि वो अपने दोस्तों के साथ रात को टहल रहा था, तभी गश्त कर रहे पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और पूछताछ करते हैं। इतने में एक पुलिस वाला गाली गलौज करते हुए उसे लात घूंसों से बुरी तरह पीटने लगता है। पुलिस की इस बर्बरता का पास ही खड़े एक शख्स ने वीडियो बना लिया और ये सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक अब आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है।